नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, हाजिर है लेकर ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां ढेर सारी नई ताजा और वो खबरें जो आपके काम के साथ साथ आपके फायदे की भी हैं। तो सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। चीन मामले पर संसद में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का राज्यसभा से वॉकआउट, मोदी के मंत्रियों का पलटवार, कहा निचले स्तर पर आकर राजनीति कर रहा है विपक्ष। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स करीब 500 तो निफ्टी 150 अंक चढ़कर बंद। ऑटो एफएमसीजी में जोरदार रही तेजी, मिड और स्मॉल कैप ने भी दिया साथ। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल को रिकॉर्ड 3 करोड़ 20 लाख दर्शकों ने जियो सिनेमा पर देखा। पहली बार इवेंट के लिए डिजिटल पर रही टीवी से ज्यादा व्यूअरशिप। तीसरी बार अर्जेंटीना बना फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन, रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को हराया। लियोनेल मेसी का सपना हुआ सच, पीएम मोदी ने भी दी जीत की बधाई। स्ट्रेटेजिक विनिवेश वाली कंपनियों के वैल्यूएशन का तरीका बदलेगी सरकार, इनके लिए सरकार ने वैल्यूएशन कमेटी बनाई। इसी हफ्ते होगी वैल्यूएशन कमेटी की बैठक, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ईवी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में सरकार, आग लगने की वजह पर कंपनियों के जवाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी संतुष्ट नहीं, बीआईएस नियमों के पालन में भी लापरवाही। और ट्विटर पर रहने को लेकर मस्क का पोल पूरा, 57% वोटरों ने किया मस्क के विरोध में मत, तो 43% वोटरों ने पक्ष में डाला अपना वोट। शुरुआत करते हैं, खबरों को विस्तार से देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के मुद्दे ने संसद में घमासान मचा रखा है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही चीन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा में हंगामा काट दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्षी पार्टियां चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि चीन के मामले पर रक्षा मंत्री अपना बयान दे चुके हैं। राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर अन्य विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। बंकर्स बन रहे हैं, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और बार बार जैसा हमने कहा, सेना के शौर्य पर कभी किसी ने शक नहीं किया। उनके संबल पे, उनकी प्रतिबद्धता पे कोई शक नहीं है, लेकिन सेना का शौर्य और डिप्लोमेटिक फेलियर एक चीज नहीं है। आपकी डिप्लोमेसी कंप्लीट फेलियर है, ब्रेजन डिनायल वाली डिप्लोमेसी है। कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। तब जबकि रक्षा मंत्री के बयान का अगर विश्लेषण करें तो उनके अंदर भी चिंता है। मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं? डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं, क्यों? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2 साल में दिया है चीन को। यह सच पूरे देश को जानना चाहिए। चीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्र सरकार ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, बहुत निचले स्तर पर राजनीति कर रही है। कई ऐसे विषय हैं जो बड़े संवेदनशील होते हैं, जिसपे पूर्व में भी जब कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, तब ऐसे सेंसिटिव विषयों पे चर्चा नहीं की जाती थी और क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा जाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए,
उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। In Yangtze at 13,000 feet, at 13,000 feet they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. चीनी सैनिकों के साथ झड़प के मुद्दे पर क्यों मचा है संसद में हंगामा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, चीन पर हंगामा, किसका ड्रामा? और अब बात इलॉन मस्क की। ट्विटर पर रहने को लेकर इलॉन मस्क का पोल पूरा हो गया है। 57% वोट मस्क के खिलाफ पड़े हैं, जबकि 43% वोट मस्क के पक्ष में आए हैं। माफ कीजिएगा, मस्क ने पोल डालते हुए पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर पर बने रहना चाहिए या नहीं। इसी को लेकर यह वोटिंग हुई। कुल 1,75,00,000 लोगों ने मस्क के इस पोल पर अपना वोट डाला। अब देखने की बात यह है कि क्या इस पोल के रिजल्ट को मस्क मानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 468 पॉइंट चढ़कर 61,806 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 151 पॉइंट चढ़कर 18,420 पर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। और ये है आज के बाजार का हाल। खाने पीने के मामले में हिंदुस्तानियों का जवाब नहीं। इंडिया दिल खोलकर एंजॉय करता है। 2022 की सिनेमा फूड रिपोर्ट्स तो इसी तरफ इशारा करती हैं। चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के पास, जो कुछ दिलचस्प डेटा लेकर आए हैं हमारे सामने। सुमित, क्या बताती है ये रिपोर्ट? देखिए, एक आइनॉक्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, और फूड हैबिट्स को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। किस तरह का एक यूनिक कंजम्पशन इंडियन मल्टीप्लेक्सेस के अंदर देखने को मिला है। तो कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले आइनॉक्स करीब 400 स्क्रीन्स और मोर लेस मल्टीप्लेक्स कंपनियों की 30% के आसपास की जो आय होती है वो आती है फूड एंड बेवरेजेस F&B स्पेस से। अच्छा, इसको और फर्दर सेग्रीगेट करें तो करीब 7 करोड़ के आसपास के टिकट्स इस ड्यूरेशन में 2022 की ड्यूरेशन में बिकते हुए दिखाई पड़े हैं। और अब आएगा आपके सामने कंजम्पशन किस तरह का रहा। तो सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा कंजम्पशन रहा पॉपकॉर्न का। करीब 863 टन 2022 में आइनॉक्स के थिएटर्स के अंदर जो पॉपकॉर्न है वो कंज्यूम किया गया, जो खुद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। मुंबई में ही अकेले करीब 29, बाकी 29 शहर जो हैं उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न कंजम्पशन जो है वो मुंबई में ही होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा करीब 19.5 लाख समोसों का कंजम्पशन जो है वो इस 2022 के दौरान हमने होता हुआ देखा है आइनॉक्स के थिएटर्स के अंदर। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ों में ये कुछ और ऑप्शंस जो आपके सामने रहते हैं आमतौर पर, करीब 5.25 लाख सैंडविचेस कंज्यूम हुए 2022 में सिर्फ आइनॉक्स के अंदर। बर्गर में करीब 3.25 लाख बर्गर, पिज्जा में करीब 2.25 लाख पिज्जाज, और फ्राइज में करीब 82 टन फ्राइज कंज्यूम हुई हैं आइनॉक्स के मल्टीप्लेक्सेस के अंदर सन 2022 के अंदर। इनफैक्ट 38 लाख लीटर कोक एंड स्प्राइट का कंजम्पशन भी हुआ है। अगर आप इनको और आंकड़ों में देखा जाए तो करीब 1.5 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं इन कोक और स्प्राइट से। तो इस तरह का कंजम्पशन सिर्फ कोक और स्प्राइट का 2022 में
आइनॉक्स के थिएटर्स के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें से सिर्फ 3.5 लाख लीटर जो है वो कोलकाता में ही कंज्यूम होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा चाय और कॉफी में करीब 20 लाख कप चाय और कॉफी का कंजम्पशन हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि थिएटर्स में आमतौर पर 4.5 गुना ज्यादा कॉफी पी गई है एवरेज। वैसे भी 300 ग्राम के आसपास का एक पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया का, और उसके सामने 4.5 गुना ज्यादा कॉफी कंजम्पशन आपने देखा है थिएटर्स में। और इंटरेस्टिंग पार्ट, डोनट्स, जो भी कंपनी ने डोनट्स बेचे हैं उस डोनट्स का 75% हिस्सा वो अकेले चेन्नई में ही हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि चेन्नई वालों को जो स्वीट टूथ है वो किस तरह का है, जिसकी वजह से 75% डोनट्स का कंजम्पशन सिर्फ अकेले चेन्नई में होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट 2022 के अंत तक आते आते आइनॉक्स ने इशू की है, और उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का मासिव कंजम्पशन हम थिएटर्स में करते हैं और किस तरह का फूड एंड बेवरेज रेवेन्यूज ये कंपनी जनरेट करती हैं इस तरह के कंजम्पशन के साथ। शुक्रिया सुमित। तो इंटरेस्टिंग थी रिपोर्ट। कितना कुछ खा जाते हैं हम जब देखने जाते हैं कोई सिनेमा, उसका अंदाज भी नहीं लगता, लेकिन रिपोर्ट आंखें खोलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिहार के छपरा में हुए शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 70 से ज्यादा हो गई है। इस बीच पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर विपक्ष ने सड़क के सदन तक सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी लगातार पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी इस शराब कांड में मरने वालों के प्रति कोई संवेदना या सहानुभूति नहीं है और वो मुआवजे के तौर पर 1 रुपया नहीं देंगे। वहीं विपक्ष न सिर्फ मुआवजे की मांग को लेकर सियासी तकरार कर रहा है, बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर बार बार मौत के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी फेल है और सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। दरअसल बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद जहरीली शराब से लोगों की मरने की ये सबसे बड़ी घटना है। मेरे अनुसार तो आंकड़ा है कि 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तो सारण छपरा में मरने वालों की संख्या सरकार करी कि 20-22 लोग मरे, जबकि सारे अखबार 100 छाप रहे हैं। तीसरी, अगर आंकड़ा सही है तो सरकार बताएगी ना, लेकिन 23 का आंकड़ा सही है क्या? केवल 1 साल गोपालगंज में ही जब 16 लोगों की मौत हुई तो फिर आंकड़ा 23 कैसे हो सकता है? इसलिए सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। आंकड़ों को छिपाने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता इन आंकड़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो सुशील मोदी का आरोप है कि सरकार जो है वो आंकड़ों की संख्या छुपा रही है और बता नहीं रही है कि कितने यहां पर लोगों की मौत हुई है। 70 से ज्यादा, ऐसा उनका आरोप है। चलिए हम यहां आगे बढ़ते हैं। ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सीसीपीए कंपनियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सरकार जल्दी ही कंपनियों पर पेनल्टी लगा सकती है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव निधि खरे से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। इससे पहले भी उनको नोटिस जो है भेजा गया था सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर के, उस पर कुछ बात आगे बढ़ी? ये जो है ये वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके विरुद्ध ये पाया गया कि कई जगह पे उनके जो व्हीकल्स हैं उनके साथ कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाहे वो चार्जिंग के दौरान हुआ हो या जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कर रहा था कोई कंज्यूमर तब हुआ हो। तो हम लोगों ने उनसे ये पूछताछ की है और अभी मामला जो है वो जांच के दायरे में ही है। तो पेनल्टी लग सकती है उनके ऊपर? निश्चित। चलिए यार लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फीफा वर्ल्ड कप का फीवर, जहां अर्जेंटीना एक बार फिर फुटबॉल का विश्व चैंपियन बन गया। ये तीसरा मौका है जब वो विश्व चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहा। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप उठा लिया। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। पेनल्टी शूटआउट से जीत का फैसला हुआ। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हरा दिया। मैच में लियोनेल मेसी ने 2 गोल किए। इसी जीत के साथ ही मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी पूरा हो गया। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने गोल्स की हैट्रिक लगाई, लेकिन वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हुई अवार्ड सेरेमनी में मेसी का गोल्डन बॉल अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट मिला। वहीं अर्जेंटीना की जीत पर पीएम मोदी ने भी टीम को बधाई दी। और इस फुटबॉल के महाआयोजन को कवर करने के लिए सीएनबीसी आवाज भी दोहा पहुंचा। अर्जेंटीना की जीत के बाद हमारी संवाददाता शिवानी घरत ने अर्जेंटीना के फैंस से बातचीत की। What a match, what a
नाइट पेनल्टी शूटआउट ने डिसाइड किया कि कौन घर ले जाएगा एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी और अर्जेंटीना इसे लेकर जा रहा है। साथ ही मेसी ने जीता गोल्डन बूट। हमारे पीछे अर्जेंटीना के फैंस अर्जेंटीना से आए हैं। देखते हैं उनकी एक्साइटमेंट कैसी है कि मेसी घर ले जा रहा है वर्ल्ड कप ट्रॉफी। 36 years later, Argentina takes home the World Cup. How do you feel? She was there 36 years ago in Mexico City with Maradona. And now she made it with Messi. And we came from Rosario, the same city of Messi. And Di Maria. And Di Maria. And Scaloni. Rosario, Argentina. How did you feel when Messi lifted the golden boot? Unbelievable. I It was an honor. can't. It was pure pride for our country. We really wanted it for our country. I thought the boys worked very hard and they brought it home, and that's the big deal. Absolutely. Yes. तो ये थे अर्जेंटीना के वो दर्शक जो टीम की जीत से काफी खुश थे। लेकिन हमारी संवाददाता शिबानी घरत ने फ्रांस के फैंस से भी बातचीत की। फ्रांस की हार पर क्या कहा फैंस ने, ये सुनिए। डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस ने अर्जेंटीना से एक पेनल्टी शूटआउट में वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी हारी। हमारे पीछे फ्रेंच फैंस हैं। कुछ ज़्यादा सपोर्ट फ्रांस टीम को नहीं था हालांकि स्टेडियम में, लेकिन कई सारे फ्रेंच फैंस इनफैक्ट फ्रांस से आए हुए थे। Tell us, how do you feel about France not being able to create history, winning the World Cup 2 times? Sad, so it was a big game, but at the end we lost. It was just like flipping a coin, and the last was on the wrong side. Also, one of the things was that Argentina had a lot of support on ground. The stadium had a lot of Argentinian supporters. Do you think that was one of the reasons why, like typically you feed off the energy at a big game like this? So, was that one of the reasons why, probably lost? Yeah, the atmosphere was incredible, so it helped, I think so. But it is what it is. But what a match! In the first half, Argentina was right there dominating, but in the second half, like Mbappe changed the game. So, what do you have to say about that? He's the best. He's the greatest player. He didn't have the player of the game tonight. He scored 3 goals, so doesn't need the trophy after scoring 3 goals, which is ridiculous. And yeah, I don't think the atmosphere played anything in this game because it was 2-0 for Argentina, and they fought until the end, and we came back twice. So even if we were like 6,000 like French people, like the atmosphere didn't change anything for Argentina. Yeah, but hard luck in the game today. Thank you so much. Thank you for listening to us. वही अर्जेंटीना की जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया और सड़कों पर लोग निकल आए। आप टीवी स्क्रीन पर कोलकाता, पणजी, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और गुरुग्राम की तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों में अर्जेंटीना की जीत को लेकर कितना उत्साह था। इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड्स बने, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स भारत में भी बने। जी हां, ये है व्यूअरशिप से जुड़े रिकॉर्ड्स, खासतौर पर डिजिटल पर, जहां जियो सिनेमा ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अर्जेंटीना की जीत के साथ कतर में चल रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप समाप्त हो गया। वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल का फीवर भारतीय दर्शकों के भी खूब सिर चढ़ा, लेकिन इस बार ये फीवर डिजिटल रास्ते से आया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल को भारत में जियो सिनेमा पर 3 करोड़ 20 लाख दर्शकों ने देखा। ये पहला मौका है जब फीफा वर्ल्ड कप के लिए डिजिटल पर टीवी से ज्यादा दर्शक जुड़े। पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप कंटेंट को भारत में जियो सिनेमा के माध्यम से डिजिटल पर रिकॉर्ड 11 करोड़ दर्शकों ने देखा और भारत इस इवेंट के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मार्केट्स में से एक बन गया। भारत में फीफा वर्ल्ड कप का डिजिटल प्रसारण जियो सिनेमा पर तो टीवी प्रसारण स्पोर्ट्स 18 पर हुआ और दोनों प्लेटफॉर्म पर 40 अरब मिनट से ज्यादा का वॉच टाइम अपने आप में एक और रिकॉर्ड रहा। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट के दौरान जियो सिनेमा एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया ऐप रहा। जियो सिनेमा ऐप की सफलता भारत में स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर कंटेंट देखने के बढ़ते चलन को भी बताती है। और हो भी क्यों ना, जियो सिनेमा ने अपने हाइप मोड से दर्शकों को मैच देखने का एक अलग ही अनुभव दिया। न सिर्फ दर्शक बल्कि ब्रांड्स ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रसारण के दौरान जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर भरोसा जताया।
50 से ज्यादा ब्रांड्स ने इवेंट के दौरान जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। और सबसे कमाल की बात यह रही कि ये सब कुछ तब हुआ जबकि भारत फुटबॉल वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं था। जी, ये बात तो कमाल की है। इतनी शानदार व्यूअरशिप और एक नया शिफ्ट, टीवी से ज्यादा दर्शक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े और जियो सिनेमा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा और साथ ही आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म